तो आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस। ये आज का टॉपिक है। तो हमारे यहाँ पे जो एप्लीकेशन है वो है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इसके अंदर क्या होगा, आपको एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मिलेगा, मतलब कुछ इस तरीके से a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1। दूसरी इक्वेशन a2x b2y c2z इज इक्वल टू d2। और थर्ड में लिख रहा हूं a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। इस एंटायर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम मैट्रिक्स के फॉर्मेट में भी रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो यहाँ पे हमने एक ए मैट्रिक्स कंसीडर करी जो एक्स वाई जेड, यानी कि जो वेरिएबल इसमें इन्वॉल्व हैं वो तो एक्स वाई जेड है, तो उनके कोफिशिएंट से जो मैट्रिक्स मिलेगी, अगर एक्स वाई जेड के प्लेस पे ए बी सी होता तो ए बी सी के कोफिशिएंट से जो मिले, यू वी डब्ल्यू होता तो यू वी डब्ल्यू के कोफिशिएंट से एल एम एन होता तो फिर एल एम एन के जो कोफिशिएंट से मैट्रिक्स मिलेगी वो हमारी ये कहलाती। तो पहला कॉलम पहले वेरिएबल के नाम, यानी कि a1 a2 a3। दूसरा कॉलम y के नाम, मतलब b1 b2 b3। और थर्ड कॉलम थर्ड वेरिएबल के नाम c1 c2 c3। तो ये तो हमारी मैट्रिक्स A बन गई। यही एक मैट्रिक्स X कंसीडर करेंगे जो एक कॉलम मैट्रिक्स होगी और वो केवल और केवल वेरिएबल्स की होगी, यानी X Y Z। जो भी वेरिएबल हो, चाहे वो ABC हो, LMN हो, UVW हो या फिर XYZ। आखिरी मैट्रिक्स जिसको B से डिनोट कर रहे हैं वो कांस्टेंट्स की मैट्रिक्स होगी, यानी कि जो राइट हैंड साइड में रखा हुआ है D1 D2 D3। इस पूरे सिस्टम को हम कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं AX इज इक्वल टू B। मतलब अगर A की मल्टीप्लाई इसके साथ की जाए तो क्या मिलेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ जाएगी AX प्लस BY प्लस CZ और इज इक्वल टू B, यानी कि ये मल्टीप्लाई करने के बाद इज इक्वल टू B। और जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंटों को इक्वेट करेंगे तो AX प्लस BY प्लस CZ इज इक्वल टू D1 हो जाएगा। सिमिलरली सेकंड और थर्ड इक्वेशन आपको मिल जाएगी। अब अगर मैं यहाँ पे A इनवर्स की प्री मल्टीप्लाई करूं दोनों तरफ तो A इनवर्स AX इज इक्वल टू A इनवर्स B। यहाँ पे अगर मैं एसोसिएटिव लॉ को लगा दूं, क्योंकि तीन मैट्रिक्स प्रोडक्ट में रखी हुई है, तब मुझे मिलेगा A इनवर्स A इंटू एक्स इज इक्वल टू A इनवर्स B। और ये बात पूरी दुनिया जानती है कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें तो आइडेंटिटी मिल जाती है। तो आइडेंटिटी इंटू मैट्रिक्स एक्स इज इक्वल टू A इनवर्स B। और आइडेंटिटी की मल्टीप्लाई का किसी भी मैट्रिक्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए एक्स इज इक्वल टू A इनवर्स B। और यही इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें A इनवर्स तो निकालना ही पड़ेगा,
बाकी x हमारे पास है, b हमारे पास है। x वाली मैट्रिक्स ये रहेगी। ए इनवर्स निकालने के बाद जो भी आ जाए k इंटू कोई मैट्रिक्स आ जाएगी, उसको b के साथ प्रोडक्ट करेंगे। प्रोडक्ट करने के बाद रिजल्ट में फिर से हमें एक मैट्रिक्स मिलेगी और दोनों ही मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स होंगी। करस्पॉन्डिंग एलिमेंटों को इक्वेट कर देंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी एक्स वाई जेड के करस्पॉन्डिंग। उन वैल्यूज को वेरीफाई करेंगे, कम से कम दो इक्वेशन के अंदर कोई भी दो इक्वेशन चूज कर लेना, एक्स वाई जेड की वैल्यू को डाल के वेरीफाई कर लेना कि क्या हमारा सॉल्यूशन सही आ रहा है या फिर कोई एरर है। अगर एरर है तो करेक्ट करेंगे और सही है तो सही है ही फिर। ठीक है, तो ये पूरा सिस्टम रहेगा। तो जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो इसकी कोई जरूरत नहीं होती, इतने पार्ट हम सीधा लिखेंगे इसका सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन का मतलब हम डायरेक्ट याद रखेंगे कि x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी होता है। फिर हम ए इनवर्स की कंप्यूटिंग करेंगे, यानी ए इनवर्स को कैलकुलेट करेंगे बाय मींस ऑफ एडजॉइंट। और एडजॉइंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? बाय मींस ऑफ कोफैक्टर्स। इनवर्स निकालने के बाद उसकी वैल्यू को यहाँ पे, जैसा कि मैंने समझाया आपको, यहाँ रखेंगे, बी की मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्टेंट मैट्रिक्स को कंपेयर करेंगे एक्स मैट्रिक्स के साथ, तो वैल्यू आ जाएगी वेरिएबल्स की, एक्स वाई जेड। तब इसको एक क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं। और यहां पे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं और वो क्वेश्चन मैं सीधा उठा रहा हूं आपकी मिसलेनियस से। मिसलेनियस यानी कि पेज नंबर 142 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 16 है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 16, वो एक बार जरा देख लेते हैं। क्वेश्चन को मैं कॉपी नहीं कर रहा हूं और मैं यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो पहली इक्वेशन आपको नजर आ रही है वो आ रही है 2/x प्लस 3/y प्लस 10/z, यानी कि x y z तो हैं लेकिन वो अपॉन की फॉर्म में है। तो ऐसी इक्वेशंस हमने बहुत सॉल्व की है 10th स्टैंडर्ड में। तो वहां पे हम क्या करते थे, 1/x को कोई नया वेरिएबल मान लेते थे। तो यहाँ पे भी अगर मैं नया वेरिएबल मान लूं, मैंने मान लिया कि 1/x को a मान लेता हूं, 1/y को b मान लेता हूं और 1/z को मैं c मान लेता हूं। तब ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कुछ रिड्यूस होकर मुझे ऐसा दिखाई देगा, 2a प्लस 3b प्लस 10c इज इक्वल टू 4। दूसरी इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी 4a माइनस 6b प्लस 5c इज इक्वल टू 1 के अंदर। और तीसरी और आखिरी इक्वेशन हम लिखेंगे 6a प्लस 9b माइनस 20c इज इक्वल टू 2। तो जैसे ही हम यहां से ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे उसके बाद एक्स वाई जेड तक पहुंचेंगे। तो सबसे पहले हम तैयार करते हैं मैट्रिक्स ए। तो मैट्रिक्स ए जो हमें मिलेगी, अब वेरिएबल तो हमारे ए बी सी के रूप में चले गए, तो ए बी सी के कोफिशिएंट से जो मैट्रिक्स बनेगी वो हमारी मैट्रिक्स ए कहलाएगी। तो पहला कॉलम किसके नाम करोगे? ए के नाम करोगे, उसके कोफिशिएंट उठा लो, वो मैंने लिख दिए। दूसरा कॉलम बी के नाम हो जाएगा और थर्ड कॉलम सी के नाम हो जाएगा, यानी सी के जो भी कोफिशिएंट्स हैं वो हमने यहाँ पे लिख दिए। इसके बाद सॉल्यूशन को ध्यान में रखो, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी होता है। इनवर्स निकालने के लिए मैट्रिक्स ए का, ए इनवर्स निकालेंगे ना, तो मैट्रिक्स ए को नॉन सिंगुलर होना चाहिए। तो इसकी हम डिटर्मिनेट फॉर्म करेंगे और उसको इवेल्युएट करेंगे। जब इसकी इवेल्युएशन करेंगे तो R1 के करस्पॉन्डिंग करेंगे, ये बात ध्यान रखना। क्यों करेंगे उसका पता अभी 10-15 सेकंड के बाद लगने वाला है। तो ओपन कर देते हैं हम इसको, एक्सपेंड कर देते हैं along R1। तब क्या हो देगा, ये हमें 2 इंटू, इसको छोड़ दिया इसको छोड़ दिया, 120 प्लस माइनस 45, 120 माइनस 45
प्लस माइनस 3 इंटू ये छोड़ा -80 -30 -80 -30 और +10 इंटू इसको छोड़ दिया 36 + 36। अब इसको जरा इवेल्युएट करके देखते हैं क्या मिलेगा। यानी डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी होने वाली है, 2 इंटू यहां से 75 बचेगा, यहां से +3 इंटू, या ऐसे लिख देता हूं मैं फिलहाल के लिए 75, यहां पे लिख रहा हूं -3 इंटू -110 और +10 इंटू 72। तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू लिख लेते हैं 150 +330 और +720। इसको अगर हम सम अप करें तो 1200 आ जाएगा, विच इज नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स व्हाट, ए इनवर्स एग्जिस्ट। तो हमने बता दिया कि भाई ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब हम कोफैक्टर को कंप्यूट कर लेते हैं और हम यहाँ पे एक हेडिंग डालेंगे, कंप्यूटिंग ऑफ ए इनवर्स। ए इनवर्स के लिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ चुकी है, कोफैक्टर निकालेंगे A11 जब निकालेंगे तो ये आएगा। ठीक है, और इसकी प्लेस वैल्यू भी इवन है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस वैल्यू के ऊपर। A12 को ठीक इसके नीचे कैलकुलेट करेंगे और वो इतना आएगा -110। इसीलिए मैंने R1 के करस्पॉन्डिंग ओपन भी किया था, लेकिन इसकी प्लेस वैल्यू तो ओड है ना, तो वो इसको पॉजिटिव कर देगा। फिर हम A13 कैलकुलेट करेंगे, वो इतना आएगा 72। और चूंकि ये इवन प्लेस पे बैठा हुआ है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस ओड प्लेसेस की चिंता करनी है कि ओड प्लेस वाला जो कोफैक्टर है उसका साइन चेंज करना होगा। डाउनवर्ड एरो लगाएंगे और अब चलते हैं A21 के लिए, इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग। इसको छोड़ दो -60 और माइनस के 90, तो -150 हो गया। और ये क्या कह रहा है, निगेटिव करो, तो यानी कि जो -150 मिला था वो पॉजिटिव हो जाएगा। A22 के करस्पॉन्डिंग देख लेते हैं इस एलिमेंट के। इससे हमें कोई लेना देना नहीं कि ये निगेटिव है कि पॉजिटिव है, हमें इसकी प्लेस वैल्यू इवन ओड से मतलब है। इसको छोड़ो -40 और माइनस के ही 60, तो यानी कि -100 हो गए, यहाँ पे लिख दिया। A23 कैलकुलेट करते हैं इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग। इसको छोड़ा 18 -18 खत्म हो गया, 0। डाउनवर्ड एरो लगाया। उसके बाद हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं A31 इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग। इस रो को छोड़ो, इस कॉलम को छोड़ो, 15 और +60, 15 + 60 कितना हो गया, 75 या नहीं? यस। A32 कैलकुलेट करो इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग। इसको छोड़ा 10 -40 यानी कि -30, और ये भी तो कुछ कह रहा है, ये उसके साइन को बदलने के लिए बैठा हुआ है। A33 इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग। इसको छोड़ दिया -12 और -12 माइनस के 24। तो कोफैक्टर हमने कैलकुलेट किए। इसके बाद मैं इनवर्स निकाल दूंगा, कोई इश्यू नहीं है। तो इनवर्स निकालना तो बेहद ही आसान है ना। क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए तो 1/1200 और इंटू एडजॉइंट ए। ये सीधा कॉलम उठा लो, यहाँ पे पेस्ट कर दो, 75 110 72। इस कॉलम को उठाओ, 150 -100 और 0। इसको उठाओ थर्ड को, 75 30 और -24। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन क्या होगा,
सॉल्यूशन होगा x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो x कौन है, ए बी सी, यानी वेरिएबल से जो मैट्रिक्स मिली। ए इनवर्स अभी अभी कैलकुलेट किया, 1/1200 इंटू 75 110 72 150 माइनस 100 0 75 30 और -24 इंटू बी। बी का मतलब कांस्टेंट की जो मैट्रिक्स है वो क्या है, हमने लिखी नहीं क्योंकि स्पेस कम था। तो कांस्टेंट की मैट्रिक्स है 4 1 2। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 4 1 2। अब करते हैं इसकी प्रोडक्ट। तो ये जो मैट्रिक्स है ए बी सी, ये इज इक्वल टू 1/1200। अब जरा प्रोडक्ट करते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ। तो यहाँ से 300 मिला, इसकी मल्टीप्लाई इसमें 150 देगी, और 75 की 2 में करेंगे तब भी 150 आने वाला है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 440, इसमें करेंगे तो -100 और यहां से 60। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम कितना हो जाएगा 288, जीरो के करस्पॉन्डिंग कोई फायदा नहीं करने का, और -48। तो ये रिड्यूस कर लेते हैं ए बी सी 1/1200। इसको रिड्यूस करोगे तो क्या मिलेगा 600। यहां से देखो क्या आएगा, यहां से आपको मिल जाएगा 400 और यहां से 240, ये आ जाएगा। अब 1/1200 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये ए बी सी। जब 1/1200 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 1/2 1/3 1/5। दोनों को इक्वेट करेंगे तो ए की वैल्यू मिल जाएगी आपको 1/2, बी की वैल्यू मिल जाएगी 1/3, सी की वैल्यू मिल जाएगी 1/5। ठीक है। अब ए कौन था 1/x की वैल्यू 1/2, क्रॉस करने के बाद आपको x मिल जाएगा 2। बी कौन था 1/y, 1/3, क्रॉस किया तो y की वैल्यू मिल गई। इसके बाद c कौन था 1/z, क्रॉस किया तो z इज इक्वल टू 5। एक्स वाई जेड की वैल्यू आ चुकी। अब जस्ट वेरिफिकेशन कर लेते हैं। वेरिफिकेशन के लिए ए मेरे पास है, बी मेरे पास है, सी मेरे पास है, इन वैल्यूज को फर्स्ट में डाल देते हैं। माइक म्यूट करो। तो इक्वेशन फर्स्ट की मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं। अब देखो 2 इंटू 1/2, फिर 3 इंटू 1/3 और 10 इंटू 1/5। तो यहां से क्या मिलेगा 1, यहां से मिलेगा 1, यहां से मिलेगा 2। तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 4 और यही वैल्यू तो राइट हैंड साइड की भी है। इसका मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। इसी तरीके से आप बची हुई दो में से किसी एक को और चेक कर लेना। कोई भी दो जरूर चेक करना, एक से बात नहीं बनेगी। इसका मतलब हमारा आंसर हमें ठीक मिलता हुआ नजर आ रहा। एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 3 और जेड की वैल्यू 5। तो ऐसे हम सॉल्व करते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को। तो क्वेश्चन में क्या आता है, वो लिखता है कि सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। और एक ही मेथड हमारे सिलेबस में है, वो केवल और केवल मैट्रिक्स मेथड है। और मैट्रिक्स मेथड की हेल्प से ही हम निकलते हैं इनवर्स। सॉल्यूशन आपको याद रहना चाहिए, डायरेक्ट एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो इनवर्स फाइंड करना तो पहले ही सीख लिया, बस उसके बाद मैंने जैसा कि बताया था आपको एक्स वाई जेड तक पहुंच जाएंगे। तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पहले ये बताओ।
यस सर। यस। अगर ये क्लियर हुआ तो एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। चलिए, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपका, तो अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। कम से कम 5-6 क्वेश्चन आपके हाथ से निकलने चाहिए। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 ले लेते हैं, पेज नंबर 136 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे मैं क्वेश्चन को कॉपी करूं ना करूं, चलो कर देते हैं। 2x + 3y और +3z इज इक्वल टू 5। दूसरी इक्वेशन क्या कह रही है? वो कहती है x - 2y + z इज इक्वल टू -4। और थर्ड इक्वेशन कह रही है 3x - y - 2z इज इक्वल टू 3। तो सबसे पहले a निकालते हैं। x y z के कोफिशिएंट से जो मिलेगी मैट्रिक्स, वो पहला कॉलम x के नाम 2 1 3, दूसरा y के नाम 3 - 2 -1, फिर z वाला कॉलम 3 1 और -2। ठीक है जी। उसके बाद b को, b क्या है? x लिख लेते हैं पहले, वो तो x y z है क्योंकि यही वेरिएबल इन्वॉल्व है। और फिर लिख लेते हैं b। b हमारी कांस्टेंट की मैट्रिक्स, मतलब 5 -4 और 3। ठीक, चलो डिटर्मिनेंट a को इवेल्युएट कर लेते हैं। मैं लिख नहीं रहा हूं, डिटर्मिनेंट बना नहीं रहा हूं, डायरेक्ट इवेल्युएट कर रहा हूं। R1 के करस्पॉन्डिंग ओपन कर रहा हूं। 2 इंटू, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, 4 + 1 5, फिर -3 इंटू, इसको छोड़ा इसको छोड़ा, -2 -3 -5, और +3 इंटू, इसको छोड़ दिया इसको छोड़ दिया, -1 + 6, तो 5 आ जाएंगे। इवेल्युएशन के बाद क्या मिला? यहां से 10, यहां से 15 और यहां से भी 15, तो यानी 40 हो गया। और ये तो 0 नहीं होता, इसका मतलब ये मैसेज आ गया कि ये इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ये इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो एडजॉइंट तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि इनवर्स की कंप्यूटिंग करनी है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कंप्यूटिंग, बस लिख नहीं रहा हूँ, एरो लगा के छोड़ देता हूँ, कंप्यूटिंग फॉर ए इनवर्स। तो सीधे चलते हैं कोफैक्टर के लिए। A11 मुझे मिलेगा 5। A12 क्या मिलने वाला है? A12 मुझे -5 तो मिलेगा, लेकिन ये उसको पॉजिटिव करेगा तो 5 हो जाएगा। A13 की अगर हम बात करें तो वो मिलेगा 5। गजब का कॉम्बिनेशन है, 5 5 5। ठीक है भाई, A21 पे चलते हैं। इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, -6 और +3 तो -3, लेकिन इसने भी तो कुछ कहा, साइन चेंज करने के लिए बोल रहा है। A22 इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग, इसके साइन से कोई लेना देना नहीं, ध्यान रखना। इसकी प्लेस वैल्यू से मतलब है ईवी नोड से। -4 -9 तो -30। A23 इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग, इसको छोड़ो, -2 -9 तो -11, और इसने भी कहा कुछ तो प्लस का 11। A31 पे आ जाओ, इसको छोड़ो इसको छोड़ो, 3 + 6 9। A32 इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग, इसको छोड़ा इसको छोड़ा, 2 -3 यानी कि -1, और ये भी कुछ बोल रहा है साइन चेंज करने के लिए। A33 इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग, ये छोड़ा, -4 -3 -7,
सीधा सॉल्यूशन में डाल देता हूं, एक्स वाई जेड, ए इनवर्स बी, ए इनवर्स का मतलब हो गया 1/40 और एडजॉइंट मुझे मिला 5 5 5, 3 माइनस 13 और 11, 9 1 और -7। ठीक है, चलो इंटू बी कहाँ है, ये है बी, क्या है बी की वैल्यू 5 -4 और 3। ठीक है भाई, 5 -4 और 3, प्रोडक्ट कर लेते हैं एक्स वाई जेड। ये तो है हमारा एक्स मैट्रिक्स, जो एक कॉलम मैट्रिक्स होती है, 1/40, मल्टीप्लाई में गलती नहीं होनी चाहिए, 25 -12 प्लस 27, इसके बाद 25 प्लस 52 और प्लस 3, फिर 25 -44 और -21। इसको जरा रिड्यूस करके देखते हैं क्या आ रहा है, 1/40 इंटू कितना हो जाएगा 40, यहाँ पे कितना मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 80, यहाँ पे कितना मिलेगा भाई, यहाँ पे मिल जाएगा माइनस का, यहाँ लग रहा है कुछ गड़बड़ हो गई है क्योंकि इसको क्लब करूंगा। अच्छा ओके ठीक है, -40 मिलेगा, सही है, 1/40 या 40 कॉमन, जैसा भी आप चाहो। तो ये वैल्यू आपको क्या मिलने वाली है, ये मिलने वाली है 1 2 और -1। कंपेयर किया दोनों इक्वेशंस को, तो x की वैल्यू क्या 1, y कितना आने वाला है 2 और z कितने आना, z की वैल्यू क्या आने वाली है -1। एक बार चेक करके देखते हैं, वैल्यू तो हमने निकाल दी, पहली इक्वेशन को उठाते हैं, उसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, 2 इंटू एक्स की वैल्यू 1 प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू 2 और प्लस 3 इंटू जेड की वैल्यू -1। इसको जरा इवेल्युएट करके देखें तो 2 + 6 -3 तो 5 आ गया। क्या यही हमारी राइट हैंड साइड है? यस। एक इक्वेशन को और चेक कर लेते हैं, उसकी भी जरा लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं। x का मतलब 1, -2 इंटू वाई का मतलब 2 प्लस जेड का मतलब -1, तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो -4 आ गया। क्या यही हमारी राइट हैंड साइड है? यस। चलो तीसरी को भी चेक करते हैं, उसकी भी लेफ्ट हैंड साइड उठाई, 3 इंटू एक्स का मतलब 1 माइनस वाई का मतलब 2 और -2 इंटू जेड का मतलब -1, तो यहां से मिला 3 -2 और +2, ये कैंसिल हो गए तो 3 मिला, और यही तो हमारी राइट हैंड साइड है। इसका मतलब हमारी वैल्यूज ने तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया, तो इसका मतलब x की वैल्यू फाइनली 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू -1। तो ये था आपका सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, कम से कम 5 क्वेश्चन करने बेहद जरूरी है ताकि आपकी टाइमिंग सेट हो सके। और टाइमिंग का मतलब हो गया 6 to 8 मिनट के अंदर ये काम हो जाना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो ये आप लोगों पर डिपेंड करता है कि कितनी प्रैक्टिस करते हो। इसके साथ ये चैप्टर आपका वाइंड अप हो जाता है। ठीक है, तो आज लेक्चर को मैं यही खत्म करता हूं।
और ये जितने भी क्वेश्चन आप कर सको 4.6 के, मैंने जैसा कि कहा कम से कम 5 क्वेश्चन आपको। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 देखो जरा, पेज नंबर 137 ओपन करो। यहाँ पे मैट्रिक्स ए दिया हुआ है आपको और कहता है कि फाइंड ए इनवर्स, तो इसको निकालना तो कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद कहता है कि यूजिंग ए इनवर्स को यूज करते हुए सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। नीचे आपको एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है और उसको सॉल्व करना है। तो अगर ऊपर का पार्ट हम अवॉइड भी कर दें और केवल नीचे वाली बात करें, यानी कि केवल यहां से पढ़ना शुरू करें कि सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, तब भी तो ए इनवर्स निकालना पड़ेगा ना। ए इनवर्स निकालने के लिए वही ए, एक्स और बी, जैसे कि अभी अभी किया। अब आप ये देखो कि अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से मैं पहले कॉलम को मैच करूं तो क्या वो कॉलम एग्जैक्टली एक्स के करस्पॉन्डिंग है, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स के करस्पॉन्डिंग है? यस और नो? यस। सिमिलरली वाई और जेड वाले कॉलम को मैच कर लो। यस सर। इसका बेसिक सा मतलब ये हुआ कि इसने आपको ए मैट्रिक्स ऑलरेडी रेडीमेड दे दी, आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। बस इतनी सी बात है। तो टैली करना बेहद जरूरी होता है और बाकी का प्रोसेस तो हमारा सेम रहने वाला है।